हेलो एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में, जो कि एक मुगल एम्परर था। तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि 1526 में बाबर जो है वो समरकंद से आता है और इंडिया में पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है और इंडिया में मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बनता है और हुमायूं ठीक से रूल कर नहीं पाता है। तो फिर बीच में कौन आ जाता है? बीच में आ जाता है शेर शाह सूरी और सूर डायनेस्टी इसने इस्टेब्लिश कर दी थी। इतना क्लियर हुआ। सूर डायनेस्टी के बाद में हुमायूं वापस से आता है और मुगल एम्पायर को दोबारा से इस्टेब्लिश कर लेता है। ठीक है, तो अब हुमायूं वापस से आ गया। इसके बाद में हुमायूं की डेथ हो जाती है और फिर अकबर जो है वो रूलर बनता है और उसके बाद में अकबर का युद्ध होता है हेमू के साथ में, जो कि पानीपत का सेकंड बैटल हुआ था। तो ये कहानी हमने जान ली थी। अब इसमें अकबर के बारे में क्या चीज़ है कि अकबर 13 साल की एज में ही राजा बन गया था। क्यों? क्योंकि उसके फादर हुमायूं की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। एक्सीडेंटल डेथ का मतलब क्या है कि हुमायूं की डेथ हुई थी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर। तो जब अकबर एम्परर बन जाता है उसके बाद में इसने पूरे सब कॉन्टिनेंट को मुगल कंट्रोल के अंडर लाने का अभियान चलाया। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंट का एक लार्ज पार्ट होता है सब कॉन्टिनेंट। इस सब कॉन्टिनेंट का अपनी एक हिस्ट्री होती है, अपना एक कल्चर होता है और अपनी एक ज्योग्राफी होती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ इंडिया नहीं आता है, इसमें और भी कंट्रीज आती हैं। जैसे ये पाकिस्तान है, ये वाली कंट्री पाकिस्तान है, ये इसका पार्ट है। फिर इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हो गया। ठीक है, ये इंडिया हो गया। उसके बाद में यहाँ पर बांग्लादेश, ये जो कंट्री है ये बांग्लादेश है, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ये नेपाल है, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ये भूटान है, छोटी सी कंट्री, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और ये श्रीलंका, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड हैं जिन्हें मालदीव्स जो कंट्री है जिसे मालदीव्स बोलते हैं, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो रीजन है इसमें ये सारी कंट्रीज हो गई। और इसको हम सब कॉन्टिनेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस रीजन की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, अपना एक अलग कल्चर है, अपना एक अलग इतिहास है और ये नेचुरली भी सेपरेटेड है। जो एशिया पूरा कॉन्टिनेंट है, ये हमने देखा था, ये कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है ना। और इसी एशिया से कैसे नेचुरली सेपरेटेड है ये पूरा सब कॉन्टिनेंट? कैसे? क्योंकि यहाँ पर हिमालय फैले हुए हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। इसीलिए इस एरिया को हम बोल रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और साउथ में फिर इंडियन ओशन है ही है, ये दिख रहा होगा आपको, इंडियन ओशन है। ये इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जो इंडिया के नाम पर पड़ा है। तो अकबर क्या चाहता था? पूरे सब कॉन्टिनेंट को जीतना चाहता था अकबर। ठीक है, ये उसने ठान लिया था। इसके लिए उसने कई सारी कैंपेन्स चलाई। उसका जो रेन था, यानी कि जो शासन था अकबर का, उसमें ब्रूटैलिटी भी देखने को मिलती है और टॉलरेंस भी देखने को मिलता है। ब्लैंड देखने को मिलता है, मतलब कि ब्रूटैलिटी शुरुआती सालों में थी और जब अकबर को समझ आ जाती है तो बाद में वो टॉलरेंस जो है वो अपना लेता है और लोगों के प्रति दया का भाव रखने लगता है। तो ये सब कैसे होता है ये अभी हम इसी वीडियो में ही जानेंगे। ठीक है, इसमें एम्बिशन भी थी, स्ट्रैटेजी भी थी, मतलब अकबर ने अलग अलग स्ट्रैटेजीज चलाई थी और एम्बिशन भी रखी थी। एम्बिशन यानी कि इसकी पूरे सब कॉन्टिनेंट को जीतने की डिज़ायर। ठीक है, तो शुरुआती कॉन्क्वेस्ट में क्या हुआ था, इसने अपने प्रेडिसेसर्स को ही फॉलो किया था। प्रेडिसेसर मतलब जो इसके पूर्वज रहे। जैसे हमने बाबर देखा था, बाबर बिल्कुल निर्दयी आदमी था और वो कोई भी मर्सी नहीं दिखाता था। तो वही चीज़ अकबर ने भी फॉलो की, इसने भी कोई मर्सी नहीं दिखाई। कहाँ पर? एक एग्जाम्पल दिया गया चित्तौड़ फोर्ट का। ये चित्तौड़ फोर्ट, इसे हम आज बोलते हैं चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान में है। देखो इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। ये इंडिया का मैप अगर हम देखें तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में लोकेटेड है राजस्थान। ये राजस्थान का मैप है। अब यहाँ पर ये जो लोकेटेड है ये है चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसी चित्तौड़गढ़ में ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो दिख रहा है ये लोकेटेड है। इसी चित्तौड़गढ़ फोर्ट को अकबर ने 5 महीनों तक जो है इसके चारों तरफ में घेरा बनाकर रखा था। तो ये जो बीच में आपको ये पानी दिख रहा है ये रिजर्वायर है। रिजर्वायर क्या होता है? पुराने समय में या अब भी ऐसा किया जाता है कि
पानी भरा रहे उसमें, ताकि जो बारिश होती है उससे पानी भर जाएगा, और जो बाकी का मौसम है जब बारिश नहीं होती उसके लिए इस पानी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो उसे हम रिजर्वायर बोलते हैं, जिसमें पानी भर के रखा जाता है। तो ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, इसमें पानी की भी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, देख लिया चित्तौड़गढ़ फोर्ट। अब वापस से आ जाते हैं। और अकबर ने 5 महीने तक इस फोर्ट को बिसीज करके रखा था, मतलब इसके चारों तरफ घेरा बनाकर रखा था। और हमने जब कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में पढ़ा था तो हमने एक चीज़ ये देखी थी कि जो ऊंची ऊंची जगहें हैं, जो हिल पर फोर्ट बनाने के फ़ायदे होते हैं लेकिन नुकसान भी होते हैं। नुकसान में कैसे कि अगर बीच में जो है वो फोर्ट है, यहाँ पर पहाड़ पर फोर्ट लोकेटेड है और साइड से चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया है, तो अब ना तो उन्हें खाना पानी की सप्लाई मिल पाएगी और ना ही पड़ोसी राज्यों से कोई हेल्प मिल पाएगी। ये हमने कमी देखी थी इस चीज़ की। तो वही कमी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जब अकबर ने इस राजपूत फोर्ट को, इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को जो है वो चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन जो राजपूत सोल्जर्स थे वो प्रॉपर रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, मतलब प्रॉपर अपनी तरफ से लड़ाई कर रहे थे, इन लोगों से इन्हें भगाने की कोशिश कर रहे थे। और इन लोगों ने मुगल आर्मी का कई सारा लॉस भी किया। बहुत सारे लोग मारे गए मुगल आर्मी के, राजपूत सोल्जर्स ने ही मारे ऑब्वियसली। लेकिन फोर्ट को फाइनली ब्रीच कर लिया गया। ब्रीच मतलब क्या होता है, जो किला है उसकी दीवारें तोड़ दी गई। दीवारें तोड़ दी गई तो मुगल सेना अंदर घुस गई, अकबर भी अंदर घुस गया और कई सारे जो राजपूत सोल्जर्स थे वो फाइट करते हुए मारे गए। ठीक है, और जो कई हज़ारों महिलाएं जो थीं उन लोगों ने जौहर कमिट कर लिया, जौहर कर लिया। जौहर क्या होता था, देखो जौहर के बारे में वैसे एक मूवी है जिसका नाम है पद्मावत। इस पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है और एक रानी थी, रानी पद्मावती। ठीक है, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक शुरुआत में एक सीन दिखाया गया है जिसमें मंगोल के अटैक को रोकने गया है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि उसने मंगोल का अटैक रोका था। और अलाउद्दीन खिलजी इसी चित्तौड़गढ़ फोर्ट को, जिसको अकबर बाद में कब्जा कर रहा है, अकबर जिस पर अटैक कर रहा है, उसी को कई सालों पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी जीता था। कैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी घेरेबंदी कर ली थी इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट की। ठीक है, और फिर इसकी सेना अंदर घुस गई थी, वही दीवार वगैरह तोड़ दी गई, युद्ध शुरू हो गया। सेना जब अंदर घुस गई तो ये जो रानी पद्मावती थी और जितनी भी महिलाएं थी, जितने भी विमेन थी फोर्ट के अंदर, उन सभी ने जौहर कमिट कर लिया था। ये उसमें सीन दिखाया गया है जौहर करते हुए। तो आप चाहो तो मूवी देख सकते हो, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जौहर का मतलब क्या है, मतलब वही है, लेकिन हम एक टेक्स्ट के रूप में अगर पढ़ना चाहें तो जब तुर्किक आर्मीज़ या मुग़ल आर्मीज़ एक टेरिटरी को कन्क्वायर करती थी, मतलब एक जगह पर आक्रमण किया, वहाँ की टेरिटरी को कन्क्वायर किया, तो वहाँ की जो भी विमेन होती थी, जो बच्चे होते थे, उनको वो स्लेव बना लेते थे और विमेन के साथ में गलत व्यवहार किया जाता था। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये विमेन जौहर कमिट कर लेती थी। और कई सारे ऐसे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं राजपूत विमेन के कि वो मास फायर्स में जंप कर गईं, मतलब बड़ी बड़ी एक जगह पर आग लगा के और वहाँ पे बहुत सारी विमेन एक साथ में जौहर कर लेती हैं ताकि उन्हें पकड़ा ना जाए और उन्हें गुलाम ना बनाया जाए। ठीक है, अब ये जो जौहर है इसको एक हीरोइक एक्ट माना जाता है। हीरोइक एक्ट मतलब कि एक ब्रेवरी का एक्ट, एक हिम्मत जो है वो शो कर रहा है विमेन की। कोई इंसान, जिंदा इंसान है, वो आग में खुद को झोंक रहा है कि मतलब क्या फीलिंग होगी उस समय पर, है ना। तो इसीलिए हीरोइक एक्ट माना गया है। ये फाइनल रेजिस्टेंस का एक्ट बताया गया है कि अब तो जो राज है वो तो हार ही चुके हैं, सैनिक हार चुके हैं, सेना जो है वो अंदर घुस आई है। तो फाइनल रेजिस्टेंस के रूप में लास्ट जो प्रतिरोध है वो ये जौहर दिखा रहा है, क्योंकि अब वुमेन अपने आप को ख़त्म कर लेंगी तो ये सेना उन्हें पकड़ के ही नहीं लेके जा पाएगी ना। तो फाइनल रेजिस्टेंस का एक्ट है और अपने ओनर को बचाने का एक्ट ये बताया गया है, क्योंकि अब कोई और तरीका नहीं है जिससे विमेन अपनी इज्जत बचा सकें, अपने ओनर को बचा सकें। तो अकबर ने जब फाइनली चित्तौड़गढ़ फोर्ट की दीवार तोड़ दी थी और जब सेना अंदर घुस गई थी तो कई सारी राजपूत विमेन ने जौहर कर लिया था अपनी क्वींस के साथ में और अपनी नोबल विमेन के साथ में। नोबल वुमेन मतलब कि जो राजघराने की जितनी भी महिलाएं होती हैं उन सभी के साथ में मिलकर सभी लोगों ने यहाँ पर जौहर कर लिया। ओके, फिर अकबर ने लगभग 30,000 लोगों के मैसेकर का ऑर्डर दिया। मैसेकर मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारा जाना। तो 30,000 सिविलियंस मतलब जितने भी फोर्ट में रह रहे थे, जो नागरिक थे, उनको मारने का ऑर्डर दिया अकबर ने। तो ये सीन जो है ये अकबर की ब्रूटैलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, बाद में अकबर का कैरेक्टर चेंज होगा, अकबर अच्छा भी बनेगा, वो अभी हम इसी वीडियो में जानेंगे।
तो जो भी विमेन बची थी यहाँ पर, जो बच्चे बचे हुए थे, उनको गुलाम बना लिया गया, उनको अपने साथ ले गए। और इस समय पर अकबर 25 साल का था, ठीक है। और अकबर ने एक विक्ट्री का मैसेज भेजा। ये विक्ट्री का मैसेज कहाँ भेजा जाता था? जितने भी ऑफिशियल्स होते थे, अधिकारी वगैरह, उन्हें बताने के लिए कि हमने ये जीत कर ली है, इसीलिए ये मैसेज भेजा जाता था। तो इस मैसेज में क्या लिखा था कि हमने इन्फिडल्स के जितने भी फोर्ट हैं, जितने भी टाउन हैं, उनको सक्सेसफुली ऑक्यूपाई कर लिया है। इन्फिडल्स कौन होते हैं भाई? इन्फिडल्स के बारे में हमने पढ़ा है। जो इस्लाम को नहीं मानते उन्हें इन्फिडल्स बोलते हैं, या काफिर के नाम से आप जानते होंगे इन्हें, ठीक है। तो इन्हीं काफिर के या इन्हीं इन्फिडल्स के जो भी फोर्ट हैं, जो किले हैं, जो भी टाउन्स हैं इनके, इन सभी को अकबर ने सक्सेसफुली ऑक्यूपाई कर लिया है, इन पर कब्जा कर लिया है और उन उन जगहों पर इस्लाम इस्टेब्लिश कर दिया है, ठीक है। और आगे अकबर ने बोला कि अपनी ब्लड थर्स्टी सॉर्ड की हेल्प से, मतलब खून की प्यासी जो तलवार है उसके दम पर, इन्होंने, अकबर ने क्या किया था, जो इन्फिडल्स थे उनके दिमाग से इनफिडेलिटी के साइंस को इरेज कर दिया। मतलब जो इस्लाम को नहीं मान रहे, जिसे हम कुफ्र बोलते हैं या काफिरपन बोल रहे हैं, इसके साइंस, मतलब कि इसके जो भी चिन्ह हैं वो सब कुछ मिटा दिया उनके दिमाग से। वो सोच भी नहीं सकते अब काफिर होने के मामले में। तो ये अकबर ने फोर्सफुली किया, तलवार के दम पर इस्लाम को मनवाया और टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कर दिए उन प्लेसेस पर, और पूरे हिंदुस्तान में जो भी मंदिर हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए। ये अकबर ने अपने विक्ट्री मैसेज में लिखा। तो यहाँ पर अकबर का इनटॉलरेंस पता चल रहा है। इनटॉलरेंस मतलब क्या होता है कि जो दूसरे का धर्म है उसके प्रति अकबर अभी मतलब ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, उन अपने ही धर्म को वो प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, बलपूर्वक फोर्सफुली मनवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अकबर ने अपने प्रेडिसेसर्स को फॉलो किया इस थॉट में। ये वाला जो थॉट है, प्रेडिसेसर्स मतलब वही जो उसके पूर्वज थे, दादा परदादा। तो ये थॉट क्या था कि एक मोनार्क को, मोनार्क मतलब जो राजा है, उसको कैसा होना चाहिए, उसको हमेशा, एवर हमेशा इंटेंट ऑन कॉन्क्वेस्ट, मतलब हमेशा उसे जीतने की इच्छा रखे रहनी चाहिए, अपना अंपायर बढ़ाते रहना चाहिए, वरना जो उसके एनिमीज हैं, जो भी दुश्मन हैं, वो हथियार उठा लेंगे, उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। ये जो थॉट है ये अकबर के प्रेडिसेसर्स का था और यही चीज़ अकबर ने भी फॉलो की। तो यहाँ तक अकबर का ब्रूटैलिटी वाला फेस हमने देख लिया है, ठीक है। अब जैसे जैसे अकबर का अंपायर ग्रो होता है, वैसे वैसे उसने पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज का यूज़ करना शुरू किया इसको स्टेबलाइज करने के लिए। अकबर का अंपायर कहाँ था, कितना बड़ा था, ज़रा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस अकबर के अंपायर को दर्शा रही हैं, जिसमें इस एरिया को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ से लेकर ये पूरा इलाका, ऊपर वाला नहीं, यहाँ तक, और इसके बाद में मतलब कह सकते हैं साउथ इंडिया को छोड़कर जो भी पार्ट है इंडिया का, ये सब अकबर के कब्ज़े में था। ये बीच वाला इलाका नहीं है, ठीक है, ये सब अकबर के कब्ज़े में है, जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है। उसके बाद में औरंगज़ेब भी एक राजा बनता है मुग़ल एम्पायर में, वो भी एक्सपेंशन करता है, तो वो यहाँ साउथ इंडिया में भी चला जाता है और ऊपर नॉर्थ में भी जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंशन करता है। ये सब औरंगज़ेब ने इतना एक्सपेंशन किया था। अलग कलर से हाईलाइट कर दूं, ये औरंगज़ेब ने एक्सपेंशन किया था, ये औरंगज़ेब ने एक्सपेंशन किया था, ठीक है। तो जो मुग़ल एम्पायर है अब वो पूरे लगभग भारत में देखने को मिल रहा है। और ये टेरिटरी है राजपूत्स की। राजपूत मुग़ल एम्पायर के अंडर में ही थे क्योंकि अकबर ने राजपूतों को अपनी तरफ कर लिया था, लेकिन बाद में जब औरंगज़ेब वगैरह के मरने के बाद में ये राजपूत अपने आप को अलग कर लेते हैं मुग़ल एम्पायर से। और इसके अलावा इस मैप में ये अहोम किंगडम दिखाया गया है, ये असम में है अहोम किंगडम, ठीक है। 1826 की बात है। और यहाँ पर नॉर्थ में सिख किंगडम शो किया गया है, ये वाला जो ब्लू कलर में है ये सिख किंगडम है, ओके। ये सारे लोकेशंस हमने देख ली। तो अकबर ने क्या किया था, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहा था अकबर अपने अंपायर को स्टेबलाइज करने के लिए। हमने देखा अकबर का अंपायर काफ़ी बड़ा था, ठीक है, तो इसको बनाए रखना भी तो ज़रूरी होगा ना, सिर्फ जीत लेना तो ज़रूरी है नहीं, तो स्टेबलाइज करना ज़रूरी होगा। उसके लिए अकबर ने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज यूज़ की, मतलब ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे प्लानिंग अकबर ने की कि इसका अंपायर बना रहे। तो इसने क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ की? पहली स्ट्रैटेजी, इसने मैरिज अलाइंसेज जो हैं वो बनाई प्रिंसेस ऑफ नेबरिंग किंगडम्स के साथ में, मतलब जो भी पड़ोसी राज्य थे उनकी जो राजकुमारियां थी उनके साथ में अकबर ने शादी की। जैसे इसका एक फेमस एग्जाम्पल क्या है, जो आमेर के राजा भारमल थे
इनकी बेटी थी हरका बाई, और हरका बाई से शादी की थी अकबर ने। हरका बाई जिनको हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक फेमस एग्जाम्पल है मैरिज अलायंस का राजपूतों के साथ में। फिर राजपूतों को और जो रीजनल लीडर्स थे, मतलब जो छोटी छोटी जगहों के अलग अलग लीडर थे, उनको अकबर ने अपने कोर्ट में बुलाया। दूसरा काम ये कर लिया। ये सब अकबर क्यों कर रहा है? सपोर्ट लेने के लिए। राजपूतों से सपोर्ट ऐसे मिल गया शादी करके, तो राजपूत अब आवाज़ उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी बेटी जो है वो अब इनके पास में आ चुकी है। तो अगर ये राजपूत अब अकबर के अगेंस्ट में लड़ेंगे तो दिक्कत होगी ना, इसीलिए मैरिज अलायंस की जाती थी। राजपूतों को, रीजनल लीडर्स को अपने कोर्ट में बुलाया इसने जजिया को अबॉलिश किया। ये तीसरा काम हो गया। जजिया क्या होता था? जो नॉन मुस्लिम लोग होते थे उन पर टैक्स लगाया जाता था। इसके बारे में हमने पढ़ाई है। तो जजिया के अबॉलिशन से नॉन मुस्लिम लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। और सुलह कुल की डॉक्ट्रिन प्रमोट की थी। सुलह कुल क्या है? लिटरली इसका मतलब होता है पीस विद ऑल, मतलब सभी लोगों के साथ में आराम से, शांति से रहना। या फिर इसका मतलब हम बोल सकते हैं टॉलरेंस ऑफ ऑल फेथ्स, जितने भी फेथ हैं, मतलब जितने भी रिलीजन्स हैं, अलग अलग जो रिलीजन है लोग मानते हैं, उन सभी को टॉलरेंस, उनके टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाना। क्योंकि सभी फेथ्स की, सभी रिलीजन्स की अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, अपने अपने मान्यताएं हैं। इसीलिए अकबर ये अब समझने लगा है कि अपने धर्म को फोर्सफुली लागू करना ये सही नहीं है। ठीक है, तो अकबर ने और क्या क्या करवाया था? इंटरफेथ डायलॉग्स करवाए थे। इंटरफेथ डायलॉग क्या होते हैं? जो हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, जैन हैं, क्रिश्चियंस हैं, इन सभी के साथ में डिस्कशन किया अकबर ने। क्यों किया? क्योंकि अकबर अलग अलग रिलीजन्स को समझना चाहता था, उसके अलावा टॉलरेंस को प्रमोट करना चाहता था, और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो धार्मिक झगड़े वगैरह होते रहते हैं उसको कम करना चाहता था, ये सब समझ के। तो इंटरफेथ डायलॉग किए थे अकबर ने। और अपॉइंटमेंट किया था किसका? अपॉइंटमेंट किया था हिंदू ऑफिशियल्स का हायर पोजीशंस पर। हिंदू ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट कर रहा है कहाँ? इसने चित्तौड़ में बोला था कि जो इन्फिडल्स हैं उनको हमने तलवार के दम पर उनसे इस्लाम मनवा लिया है, सारे टेम्पल्स नष्ट कर दिए हैं, और अभी अपने ही कोर्ट में हिंदू ऑफिशियल्स को रख रहा है। तो यहाँ से अकबर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, क्योंकि अब अकबर को समझ आने लगी हैं चीज़ें कि सिर्फ तलवार के दम पर अंपायर को बनाए नहीं रखा जा सकता। तो हाई पोजीशंस पर इसने हिंदू ऑफिशियल्स को रखा, इंटरफेथ डायलॉग इस्टेब्लिश किए, और भी कई सारे रिफॉर्म किए। इंटरफेथ डायलॉग की बात करें तो ये एक पेंटिंग है जिसमें अलग अलग स्कॉलर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। ये ब्लैक कपड़ों में जेसुइट बैठे हुए हैं। जेसुइट कौन? ये क्रिश्चियंस लोग ही होते थे। ठीक है, तो अलग अलग धर्म के लोग बैठे हुए हैं। इससे पता चल रहा है कि अकबर सभी धर्म के साथ में सहिष्णु था, और ये बीच में अकबर बैठा हुआ है। ठीक है, इसके ये स्लेव्स हैं जो इसके ऊपर हवा पंखा वगैरह करते रहते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कॉमन लोग भी दिखाए गए हैं। तो इस पेंटिंग में लगभग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये दरबार है, यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है स्कॉलर्स के साथ में। ये पेंटिंग हो गई। फिर अकबर ने अपने अंपायर को एक्सपेंड किया था, स्टेबलाइज किया था। उसके लिए अकबर ने स्ट्रेटजीज अपनाई ही थी जो कि हमने देख ही ली हैं। ठीक है, और इसने राजपूत रूलर्स का भी सपोर्ट गेन कर लिया था, क्योंकि राजपूतों के साथ में मैरिज अलायंस में आ ही गया है, तो राजपूत रूलर्स अब अकबर के सपोर्ट में थे। फिर एक नाम आता है अबुल फजल का। अबुल फजल कौन था? अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन था, मतलब इसके दरबार में रहता था। हिस्टोरियन था मतलब कि इसने हिस्ट्री वगैरह लिखी है कई सारी, और बायोग्राफर था। बायोग्राफर कौन होता है? जो बायोग्राफी लिखता है। बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी होती है किसी इंसान की लाइफ के बारे में कोई दूसरा पर्सन लिखता है। और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब एक इंसान अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है। ये डिफरेंस मैंने बता ही दिया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो अबुल फजल बायोग्राफर है और कोर्ट हिस्टोरियन है। किसका? अकबर का। ओके, इसने अकबर को रिकॉर्ड किया ये कहते हुए कि फॉर्मरली आई परसिक्यूटेड मैन इनटू कन्फॉर्मिटी विद माय फेथ एंड डीम्ड इट इस्लाम। मतलब अकबर ये बोल रहा है कि पहले अकबर क्या करता था? लोगों पर जुल्म करता था, अत्याचार करता था, और उन्हें अपनी फेथ यानी कि इस्लाम को, उस इस्लाम के अकॉर्डिंग चलने के लिए मजबूर करता था। ठीक है, और इसी चीज़ को वो इस्लाम मान रहा था। मतलब लोगों को मजबूर करना, उनको अपना धर्म फॉलो करवाना, इस्लाम फॉलो करवाना, वो इसी चीज़ को इस्लाम मान रहा था। लेकिन आगे अकबर ने बोला कि जैसे जैसे अकबर को नॉलेज मिली वैसे वैसे उसे इस चीज़ पर जो इसने काम किए थे पहले, इस पर उसे शेम होने लगी, उसे शर्म आने लगी।
ये बोल रहा है आगे कि नॉट बीइंग अ मुस्लिम माई सेल्फ। मुस्लिम माई सेल्फ का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि अकबर ये बोल रहा हो कि वो खुद मुस्लिम नहीं है, नहीं, इसका गलत मतलब मत समझ लेना। इसका मतलब ये है कि अकबर खुद को एक आइडियल मुस्लिम नहीं समझ रहा है, मतलब वो खुद एक अच्छा मुसलमान नहीं है और वो दूसरों को फोर्सफुली अपने ही धर्म को फॉलो करने की बात करवा रहा है। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये इनअप्रोप्रिएट है, अनमीट है, मतलब गलत है कि दूसरों को फोर्स करो इस तरीके से और उन्हें ज़बरदस्ती अपने धर्म में लेकर आओ, ये गलत चीज़ हो जाती है। तो उन लोगों से जो प्रोसेलाइट्स हैं, प्रोसेलाइट्स मतलब कन्वर्टेड लोग जो हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट हुए हैं, कंपल्जन यानी कि मजबूर करके तलवार के दम पर लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करवा रहा है। तो इन लोगों से क्या कॉन्स्टेंसी एक्सपेक्ट की जा सकती है? कॉन्स्टेंसी मतलब लॉयल्टी, क्या निष्ठा रखेंगे ये हमारे धर्म में, जिनको ज़बरदस्ती हमारा धर्म मनवाया गया है। तो उन लोगों से हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लॉयल रहें हमारे धर्म के लिए, हमारे धर्म में निष्ठा रखें, क्योंकि हम खुद ही एक आइडियल मुस्लिम नहीं हैं। ये बात अकबर ने बोली और ये रिकॉर्ड की थी अबुल फजल ने, ठीक है। रिकॉर्डिंग में मतलब कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए, अबुल फजल ने लिख दिया ये बात। तो अकबर का जो टाइम पीरियड रहा, जो शासन काल रहा, वो लॉन्ग टाइम था, लगभग 50 सालों तक चला, 1556 से 1605, ठीक है। 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। और इसका जो मिडिल पीरियड था अकबर के टाइम का, मिडिल पीरियड में लगभग 1620 की बात हम कह सकते हैं। ये टाइम, इसके आसपास का टाइम 2-3 साल आगे पीछे का जो टाइम था वो पीसफुल था, आराम से शांति से कटा। लेकिन जो लास्ट के 15 साल थे उसमें फ्रेश मिलिट्री कैंपेन चलाई अकबर ने, और कश्मीर में, सिंध में, दक्कन में और अफगानिस्तान में चलाई, मतलब इन रीजन्स को कब्जाने की कोशिश करी अकबर ने। तो इनको थोड़ा सा मैप में देख लें, कश्मीर, सिंध, दक्कन और अफगानिस्तान, ठीक है। इसी मैप में देख लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि आज के टाइम से हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो इंडिया में सबसे पहले बात हो रही है कश्मीर की, तो कश्मीर यानी कि ये वाला रीजन, ठीक है। फिर सिंध की बात हो रही है जो पाकिस्तान में ये वाला रीजन है, इस पर चलाई थी। अफगानिस्तान ये पूरा है, इस वाले रीजन पर चलाई थी। और दक्कन में मिलिट्री कैंपेन चलाई थी। हम इस वाले पार्ट को दक्कन पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर पठार है। पठार क्या होता है? ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है, देखो इसको समझने की कोशिश करना। एक तो पहाड़ होते हैं इस टाइप से, जिनकी ऊंची ऊंची चोटी होती हैं, खड़ी खड़ी चोटी होती हैं, ठीक है। एक होती है मतलब एक होता है प्लेन, बिल्कुल मैदान, समतल मैदान जो होता है, जैसे हम रह रहे हैं प्लेन्स में, यूपी वगैरह, यहाँ पर प्लेन है, बिल्कुल मैदान है, कोई ऊंचा नीचा पार्ट नहीं है, ठीक है। और एक होती है रिवर वैली, ये 2 पहाड़ हैं, इन 2 पहाड़ों के बीच में से नदी होकर बहती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रिवर वैली या घाटी, इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। 3D में समझना चाहो तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये जो बीच वाली जो जगह है, यहाँ से नदी अक्सर बहकर जाती है, इसे हम बोलते हैं वैली, ठीक है। तो ये हो गया माउंटेन, ओके। इसके बाद में गलत हो गई स्पेलिंग, ये माउंटेन हो गया है और ये प्लेन हो गए, प्लेन्स बोल सकते हैं हम इनको, मैदान बोल सकते हैं। ये वैली या रिवर वैली हो गई ये वाली। और एक होता है फिर प्लेट्यू। प्लेट्यू में क्या होता है? इधर से समतल होता है, इधर से प्लेन होता है, और बीच वाला जो पार्ट है वो टेबल जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, बीच वाला पार्ट उठ जाता है नीचे से, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये भी एकदम प्लेन है, एकदम समतल है, यहाँ पर समतल है, यहाँ पर समतल है और ऊपर भी समतल है, बस यहाँ से थोड़ा सा हमें ऊंचाई देखने को मिलता है। एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर है ये, मान लो इस तरीके से जो भी स्ट्रक्चर है वो पठार हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो दक्कन प्लेटू है, दक्कन का पठार है। यहाँ पर भी कुछ इस टाइप से ऊंची उठी हुई टोपोग्राफी या लैंड फॉर्म हम कह सकते हैं जो हमें देखने को मिलता है। और ये सब अकबर ने यहाँ पर नई नई फ्रेश कैंपेन चलाई थी लास्ट 15 ईयर्स में, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, मतलब ऐसा जो बात हो रही है कि अकबर ने अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्यों चलाई अपने एम्पायर के लिए, जबकि इससे पहले के जो रूलर्स थे, जो दिल्ली के रूलर्स रहे, उन्होंने सिर्फ अपनी मिलिट्री माइट को ही उसी पर ही रिलाय रहे। मिलिट्री माइट यानी कि जो सैन्य शक्ति थी, मिलिट्री की जो शक्ति थी, उसी के दम पर इन लोगों ने अपना अंपायर बढ़ाया। लेकिन अकबर ने अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्यों अपनाई, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो अकबर इसीलिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपना रहा है क्योंकि अकबर समझ चुका है कि इतना बड़ा जो अंपायर मैंने बनाया है, अगर मुझे इसे स्टेबल रखना है, इसको लंबे समय तक बनाए रखना है, तो इसके लिए अलग अलग मेथड यूज़ करने ही पड़ेंगे। इसमें मिलिट्री पावर तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगी,
ठीक है। इसके अलावा अकबर ने मैरिज अलायंसेस की, जो हमने पढ़ी, राजपूत को इम्पोर्टेंट पोस्ट दी, रिलीजियस टॉलरेंस की नीति अपनाई, और इसके अलावा इंटरफेथ डिस्कशंस किए। ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोगों को बुला के उनके साथ में डिस्कशन करना, स्कॉलर्स को अपने कोर्ट में इनवाइट करना, जिज़िया टैक्स हटाना। ये सब क्यों कर रहा है अकबर? क्योंकि सपोर्ट मिले लोकल लोगों का। जबकि जो इससे पहले के दिल्ली के रूलर्स थे, जैसे हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी, ये लोग मिलिट्री की शक्ति पर फोकस करते थे। उनका फोकस ज़्यादा था कि कॉन्क्वेस्ट करते रहो और वॉर्स करते रहो, इस चीज़ पर फोकस करते थे। और अकबर ने अपने एम्पायर को लंबे समय तक बनाए रखने पर फोकस किया। ठीक है, तो इसके बाद में फिगर 2.3, 2.12, 2.16 को हमें कंपेयर करना है। हम इनमें क्या क्या डिफरेंसेस नोटिस कर रहे हैं और क्या रीशेपिंग हुई है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, है ना। तो थोड़ा सा इन मैप्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला मैप है हमारे सामने 2.3, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी थी और ये पूरा रीजन देखा था तुगलक डायनेस्टी के कब्जे में था, उनके कंट्रोल में था। ठीक है, बाद में सिमटकर लोधी डायनेस्टी के अंडर में ये छोटा रीजन रह जाता है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर ईस्टर्न गंगा टेरिटरी देखी थी और यहाँ पर होयसलास थे साउथ इंडिया में। तो ये अलग अलग आपको बाउंड्री दिख रही होंगी जो मैंने ड्रॉ की हैं, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री दिख गई। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने साउथ इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। यहाँ पर जो है वो विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है और ऊपर में बहमनी सल्तनत इस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये जो मैप है वो रीशेप हो जाता है। नीचे का एक टाइम पर तुगलक डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत थी, वो अब अलग अलग यहाँ पर एम्पायर बन गए। ये रीशेपिंग हुई यहाँ पर। फिर इसके बाद में दोबारा से रीशेपिंग हो रही है मुग़ल एम्पायर के टाइम पर। ठीक है, मुग़ल एम्पायर के टाइम पर ये अकबर ने इतना एरिया कब्जा लिया था और इसके बाद में जो और रूलर आए मुग़ल एम्पायर में, जो औरंगज़ेब आया उसने मतलब पहले अभी ये देखो, अभी इतनी बाउंड्री बनी है जो मैंने अभी ड्रॉ की है, इतनी इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री सेट हो गई थी। फिर औरंगज़ेब ने और बड़ी कर ली इसकी पॉलिटिकल बाउंड्री, ये वाला इलाका सब का सब इंडिया के अंदर में आ गया। तो पॉलिटिकल बाउंड्री चेंज हुई, ये सब अब इंडिया का पार्ट हो गया। ठीक है, तो यही मीनिंग है इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री रीशेप होती रही टाइम टू टाइम, क्योंकि कई सारे अटैक्स हुए, अलग अलग लोगों ने राज किया यहाँ पर, और ये एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज होती रही। ओके, इसके बाद में एक इमेज है पंचमहल की। ये पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी अकबर ने ही बनवाई थी और आगरा के पास में लोकेटेड है। तो पंचमहल का मतलब क्या है? पंच का मतलब होता है पाँच, और पांच जो स्टोरीज़ हैं, स्टोरी यानी कि जो मंजिलें हैं, 5 मंजिलें हैं। एक मंजिल ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। तो पंचमहल इसको बोला जाता है। इसे इस टाइप से बनाया गया है कि इसमें से हवा जो है वो काफ़ी अच्छे से पास हो जाती है। ठीक है, तो ये पंचमहल कहाँ पर बना हुआ है? फतेहपुर सीकरी में। बनवाया किसने है? अकबर ने बनवाया है। ये बात क्लियर हो गई। अकबर जो था वो इलिटरेट था, मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन अकबर जो था वो पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट को, जो ग्रंथ थे, पर्शियन ग्रंथ, भारतीय ग्रंथ, उन सभी को जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहता था। और इसने क्लासिकल इंडियन थॉट में अपना काफ़ी सारा इंटरेस्ट दिखाया। क्लासिकल इंडियन थॉट मतलब जो पुराने एंशियंट इंडिया के, प्राचीन भारत के जो थॉट चले आ रहे हैं, जो बिलीफ चले आ रहे हैं, उनमें इसने अपना इंटरेस्ट दिखाया, उन्हें जानने की कोशिश की और अपने कोर्ट्स में स्कॉलर्स को इनवाइट किया, जो कि हमने पेंटिंग में यहाँ पर देखा था। इसमें जो स्कॉलर्स बैठे हुए हैं अलग अलग, ये अकबर ने इनवाइट किए हैं। क्यों इनवाइट किए हैं? क्योंकि ये फ़िलॉसफी को जानना चाहता था, भारत के ग्रंथों के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि ये नॉलेज के बारे में जानना चाहता था, पढ़ा लिखा था नहीं, इसीलिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ही एक हाउस ऑफ ट्रांसलेशन इस्टेब्लिश किया था। इस हाउस ऑफ ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन का काम होता था, जिसमें बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट जो थे उनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया गया। ठीक है, जैसे कि महाभारत का ट्रांसलेशन करवाया गया था, और पर्शियन में इसका नाम है रज़्मनामा। रज़्मनामा का मतलब क्या होता है? बुक ऑफ वॉर, क्योंकि महाभारत में वॉर की तो कहानी है ना। रामायण का भी ट्रांसलेशन करवाया था, जिसमें 176 ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग्स बनवाई हैं। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती हैं? जो छोटी छोटी पेंटिंग होती हैं, बहुत बारीकी के साथ खूबसूरत तरीके से बनाई जाती हैं, वो मिनिएचर पेंटिंग है। 176 ऐसी पेंटिंग रामायण में पर्शियन भाषा में बनवाई गई। भगवद गीता, पंचतंत्र, इन सब का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाया गया। ठीक है,
उसके बाद में अकबर की जब 1605 में डेथ हो जाती है, उसके बाद में उसका बेटा जहांगीर राजा बनता है। और इस जहांगीर को हम सलीम के नाम से भी जानते हैं, ये वही इंसान है, ठीक है। तो अकबर का बेटा जहांगीर, यह भी अपने फादर की तरह आर्ट और आर्किटेक्चर का लवर था। तो इसके टाइम पर भी आर्ट और आर्किटेक्चर डेवलप हुई। आर्ट में जो है पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, ये सब आ जाता है। आर्किटेक्चर तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, बिल्डिंग्स बनाने की जो कला होती थी, जैसे पंचमहल हमने देखा, ये भी आर्किटेक्चर का एक टाइप है ना। और बहुत सारे मंदिर भी हमने देख ही लिए हैं। और जहांगीर ने दक्कन तक अपना एम्पायर एक्सपेंड करने की कोशिश की थी। दक्कन भी हमने समझ लिया है, ये दक्कन प्लेट्यू है यहाँ पर, या दक्कन ट्रैप भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं हम इसको? दक्कन ट्रैप के नाम से, ओके। जहांगीर के बाद में उसका बेटा शाहजहां राजा बनता है। इसने कई सारे रेबेलियंस यानी कि विद्रोह हुए थे शाहजहां के समय पर, उनसे लड़ाई की थी। और शाहजहां को ताजमहल के बिल्डर के रूप में ज़्यादा अच्छे से जाना जाता है, जो कि आगरा में बना हुआ है। और ताजमहल आज के टाइम पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल मार्वल में आता है। आर्किटेक्चरल मार्वल जो वर्ल्ड के हैं, जैसे हमने सुने हैं 7 अजूबे जो हैं पूरी दुनिया में, उनमें से एक ताजमहल है, ठीक है। और ये जो पीरियड रहा अकबर का, जहांगीर का और शाहजहां का, या हम ऐसे मुग़ल टाइम के नाम से भी बोल सकते हैं। और इन 3 रूलर के टाइम पर ही ज़्यादातर जो है वो आर्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आर्ट और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है, अपनी पीक पर जाते हैं ये इन तीनों रूलर के टाइम पर। और इसमें हुमायूं का टॉम्ब बनवाया जाता है। हुमायूं का टॉम्ब उसकी वाइफ बनवाती है हुमायूं की। और जो देखभाल करता है, जो पैसे वगैरह देता है, पूरा सपोर्ट दिया था अकबर ने। तो हम कह सकते हैं कि अकबर के टाइम पर हुमायूं टॉम्ब बना था। दिल्ली में जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली में। और आगरा में जो रेड फोर्ट बनवाया है वो अकबर ने बनवाया है, ठीक है। ये सब बनते हैं इनके टाइम पर। और जो क्लासिकल आर्ट्स है, म्यूज़िक है भारत के, वो भी फ्लरिश होते हैं। क्लासिकल आर्ट जैसे कि म्यूज़िक, डांस, पोइट्री, पेंटिंग, ये सब फ्लरिश होते हैं, ठीक है। और इसको रिमार्केबल माना जाता है कैलीग्राफी और मिनिएचर पेंटिंग के वर्क के लिए। कैलीग्राफी क्या होती है? जो हैंड राइटिंग होती है, ब्यूटीफुल तरीके से लिखी जाती है, उसे कैलीग्राफी बोलते हैं। और मिनिएचर पेंटिंग भी डेवलप होती हैं, कई सारी छोटी छोटी पेंटिंग बनाई जाती हैं। ये एक पेंटिंग जो है, ये भी एक मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है। इस मिनिएचर पेंटिंग में क्या दिखाया गया है? पर्शियन ट्रांसलेशन यहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज में शो किया गया है, ठीक है। और ये रामायण की स्टोरी को दिखा रही है और वेल नोन एपिसोड को डिपिक्ट कर रही है, जिसमें जो राम हैं वो गोल्डन डियर को चेस कर रहे हैं। ये यहाँ पर राम खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये गोल्डन डियर है, इसका पीछा करते हुए दिखाए गए हैं राम, इस मिनिएचर पेंटिंग में। छोटी सी पेंटिंग है ये। और इन मिनिएचर पेंटिंग्स का डेवलपमेंट होता है मुग़ल टाइम में, ठीक है। तो फिर ये बात हो जाती है अकबर की, और इसके बाद में औरंगज़ेब की कहानी शुरू हो जाएगी। देखो जो सबसे पहले बाबर आता है, इस क्रोनोलॉजी को बना लेना, कॉपी में लिख लेना। बाबर के बाद में आता है हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बाद में वैसे तो देखा जाए तो शेरशाह सूरी आता है, लेकिन हम एक पीढ़ी की बात कर रहे हैं, एक के बेटे के दूसरे के बेटे की बात कर रहे हैं। तो हुमायूं के बाद में इसका बेटा रहा अकबर, ये राजा बनता है। अकबर के बाद में कौन राजा बनता है? जहांगीर राजा बनता है, जिसे हम सलीम के नाम से जानते हैं। जहांगीर के बाद में कौन राजा बनता है? शाहजहां राजा बनता है, ठीक है। और शाहजहां के बाद में औरंगज़ेब राजा बनता है। और औरंगज़ेब की कहानी क्या है राजा बनने की? दारा शिकोह को वैसे बनाना चाहता था शाहजहां, लेकिन औरंगज़ेब राजा बनता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, तो ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। इसको नोट कर लेना। और जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताया करूँ ना, उसको नोट कर लिया करो नोटबुक में, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा? ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ एग्ज़ाम में आएगी, क्योंकि मैं तो किसी भी चीज़ को लिंक कर देती हूँ। ज्योग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट है तो वो भी क्लियर कर देती हूँ, लेकिन लिखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी नॉलेज बूस्ट होगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं या जो टीचर बोलता चला जा रहा है, उसको तुरंत के तुरंत लिखते चले जाओ, सुनते चले जाओ और लिखते चले जाओ। एक्टिव लर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपको ज़रूरी पॉइंट लगा करे, एक्स्ट्रा पॉइंट लगा करे, उसको आप नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। और ये क्रोनोलॉजी बना लेना। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।